प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल की जो एक कमेटी हुई है अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड लू ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है साइफर के हवाले से वो सरासर गलत है, झूठ पर मबनी है। आज उस पर हुकूमत भी अपना रद्दअमल देती हुई नजर आई। हुकूमत ने कहा कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठी साबित हुई है, उनका बयानिया झूठा साबित हुआ है। अगरचे ये मौक़िफ़ डोनाल्ड लू की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली पहले भी आ चुका है, लेकिन कल एक तरह से फिर इस पर उन्होंने इसको एंडोर्स किया और एक मरतबा फिर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है और उनके बानी चेयरमैन जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कुछ इंतखाबात के हवाले से जो हालिया इंतखाबात हैं उस पर कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और उन इंतखाबात के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पर सवालात भी उठाए गए हैं। साथ ही साथ आज SIFC का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इकॉनमी है एक बड़ा चैलेंज है और कल अमेरिका की जो हमारे नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी में इस पर भी काफ़ी डिस्कशन की गई कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का भी सामना है। तो पाकिस्तान खुद भी ज़ाहिर IMF के साथ भी एक प्रोग्राम साइन कर रहा है, अगले प्रोग्राम में भी वो जा रहा है और फिर इसके साथ साथ जो SIFC है उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज भी इसका एक इजलास हुआ है जिसमें तमाम वज़राए आला ने भी शिरकत की है। अली अमीन गंडापुर साहब भी उसमें मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी और दीगर वज़राए आला भी इसमें मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी की खबरों पर चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, और पंजाब को वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी बदले की सियासत कर रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान को सूट नहीं करती। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आज पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब ने सदर बनते ही अपने जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस है उसमें इस्तिस्ना मांगना शुरू कर दिया है। जब वो पहले सदर बने थे तो तब भी उन्होंने उनके स्विस केसेस नहीं खुल सके थे और ख़त लिखने को कहा गया था उनके हवाले से स्विस हुकूमत को, वो भी वज़ीर आज़म ने नहीं लिखा था, घर जाना पड़ा था। अब फिर आते ही अपने केसेस में इस्तिस्ना मांगना शुरू कर दिया आसिफ जरदारी साहब ने। तो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली अब इन तमाम केसेस को लेकर क्या है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। वलीद इकबाल साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वलीद इकबाल साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आपके बयानिए का तिया पांचा हो गया और सबके सामने डोनाल्ड लू ने पूरी दुनिया के सामने अपनी लाइव एक हेयरिंग चल रही थी, उसमें कमेटी का इजलास चल रहा था, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो झूठ है सरासर। तो वो कहते हैं कि आज आप झूठे साबित हो गए हैं। वलीद इकबाल साहब, नहीं जी, झूठी तो ये PDM गवर्नमेंट साबित हुई है जिसने ये केस बनाया साइफर के ऊपर। पहले ये कहते रहे, ये आपने इनके बयानात देखे हैं जिसकी नुमाइंदगी इस गवर्नमेंट की जो अतात आरिफ साहब कर रहे हैं, पहले उन्होंने साइफर को झूठ करार दिया, फिर ने कहा कि जी नहीं, साइफर को जो है वो तो एक खुफिया डॉक्यूमेंट होती है, उसको पब्लिक करने की वजह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो है वो मुकदमा कर दिया। और आप जरा गौर कीजिए कि कल आपने भी देखी होगी, सारे चैनल्स ने लाइव चलाई है वो जो ज़ैली कमेटी कांग्रेस की जो कल की हेयरिंग थी उसको, ये कोई 1.5 घंटे के ऊपर मुहित थी और ये साइफर के ऊपर तो थी ही नहीं और वो उसका मौजू ही नहीं था। और अमेरिका में तो आपको पता है कि हिसाब किताब क्या होता है, हर एक के पास 5 मिनट होते हैं, जिसका मतलब है 5 मिनट ही बात होगी और उसके अलावा एक एजेंडा, एक मौजू होता है, तो उस मौजू पे ही बात होती है। बीच में कोई ज़ैली या ज़िमनी बातें हो गई तो हो गई। असल बात तो इलेक्शंस का था, पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, और 1.5 घंटा जो मुकम्मल दौरानिया था उसमें से 2.5 मिनट 3 मिनट जो है इस मौजू के ऊपर बात हुई जो हर लिहाज से नामुकम्मल थी। ना कोई उसके ऊपर सवाल हुआ कि जी फलां तारीख को आप पाकिस्तान के सफीर को मिले डोनाल्ड लू, क्या आप मिले उसको या नहीं मिले, ये तो बात ही नहीं हुई। और क्या आप मिले तो आपने क्या ये बात की या नहीं की, या ये वो बात की या नहीं की। आपने ये कहा कि जी अगर इमरान खान हुकूमत को ना हटाया गया तो इसके संगीन नताइज होंगे, ऐसी कोई बात इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि ये कल का मौजू ही नहीं था। और साइफर की मौजूदगी जो है ये एक हकीकत है और ये हकीकत रहेगी तब तक जब तक कि इसके मुज़मरात जो हैं वो सबके सामने जो है वो नहीं आ जाते। और उसके अलावा आप अगर देखें इस बात को, ये जरा गौर कीजिए, मैंने ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी कल की जो हेयरिंग है उसमें साइफर का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना जी। ये कंस्पिरेसी या साजिश का लफ्ज़ जो है ये 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फ्रॉड का लफ्ज़
किस हवाले से? इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि मौजू उसका इलेक्शंस था। 7 दफा फ्रॉड का लफ्ज, बेईमानी का लफ्ज जो है, धोखे का लफ्ज जो है, वो इस्तेमाल किया कांग्रेस मैन ने भी और डोनाल्ड डू ने भी। अच्छा, उसके बाद जी इंटरफेरेंस, इलेक्शन में मुदाखलत का लफ्ज जो है वो 13 दफा इस्तेमाल हुआ है जी। फिर उसके बाद जी इन्वेस्टिगेशन, कि उसकी तफ्तीश की जाए। किस तरह की तफ्तीश की जाए? फुल इन्वेस्टिगेशन। किस तरह की तफ्तीश की जाए? ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मुकम्मल उसकी तहकीक होनी चाहिए, यानी कि शफाफ उसकी तहकीक होनी चाहिए, यानी कि क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, ये लफ्ज और इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना जी। एहतसाब का लफ्ज, अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबल होल्ड करना, वो लफ्ज 6 दफा वो इस्तेमाल हुआ है। असल चीज तो वो है जो कल के उसमें थी, ये उसके 2.5 मिनट को उठा के पूरे का पूरा कहते हैं जी हेयरिंग जैसे उसके ऊपर थी। ये कतई तौर पे गलत है और ये अपने आप को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं। असल बात जो है उसमें देखने वाली, आप जरा गौर करें कि इंतखाबात से पहले धांधली के हवाले से क्या बात, इंतखाबात से पहले की पूरी फहरिस्त, इंतखाबात के दिन की पूरी फहरिस्त कि क्या क्या कुछ हुआ, इंतखाबात के बाद की पूरी फहरिस्त, उस पे क्या क्या हुआ। बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल साहब के 80% कंटेंट जो है, ये तो बहुत मुकम्मल बात थी, वो तो इलेक्शन से मुतालिक था। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं 98%, 99% जी ठीक है, बिल्कुल सही है। 98-99%। शैला रजा साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा MNA। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा, खुश आमदीद। लेकिन पहले मैं एक सवाल ज़रा राना एहसान अफजल साहब के पास ले जाऊँ। साहब, अगर ये आज जो अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये तो झूठ था, ये साइफर तो था नहीं, डिमाश किस चीज़ पर दिया था? ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो इनकी बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी इस कांग्रेशनल हेयरिंग से, क्योंकि इन्होंने बड़े लॉबियस्ट हायर किए हुए थे और जिनको ये कहते थे हम कोई गुलाम हैं, या एब्सोल्युटली नॉट। उधर इन्होंने डॉलर फेंके और देखो फेंको पैसे और देखो तमाशा वाला सिस्टम था। तो ये बड़े उम्मीदें लगा के बैठे थे कि इस हेयरिंग में पता नहीं कौन से धमाके हो जाने। तो वो टोटली इनका जो प्रोपेगेंडा था वो मुंह के बल गिर गया और उन्होंने कहा कि जी साइफर तो बिल्कुल ही जो है वो साइफर कंस्पिरेसी इज अ लाई, झूठ है। 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, लेकिन जो कहा वो बड़ा कैटेगोरिकल था, एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी। देखें, बात यह है कि बिल्कुल साइफर था, इससे तो कोई नहीं मुकरता। साइफर भी था, मुदाखलत भी थी, साजिश नहीं थी। यहां क्या मंजन बेचा गया? यहां मंजन जो डिमार्च भी किया गया, मुदाखलत क्या थी वैसे? क्या मुदाखलत? देखिए नहीं, जो डिमार्च किया गया वो लैंग्वेज पे किया गया। और देखें, जब मुल्कों का क्या है, देखें हमारा फॉरेन पॉलिसी ये होगी कि सऊदीया जो है वो बिल्कुल हमें सपोर्ट करे हर लिहाज से। अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई वोट है हमारे से रिलेटेड तो हमारे हक में डाले, हम उस पर प्रेशर भी डालेंगे, उसकी आर्म ट्विस्टिंग भी करने की कोशिश करेंगे। जो बड़े मुल्क होते हैं वो यही करते हैं। तो बेसिकली वो ये लैंग्वेज थी। लेकिन आपने जो कहा कि साइफर भी था और मुदाखलत भी थी, मुदाखलत क्या थी? मैं बताता हूं क्या चीज नहीं थी, साजिश नहीं थी। इन्होंने मुदाखलत क्या थी सर? नहीं, मुदाखलत किस चीज को आप मुदाखलत मान रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये जो बड़ी स्पेसिफिक बात आपको मैं करना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने क्या मंजन यहां बेचा कि अमेरिकन साजिश है। इन्होंने उस वक्त क्या मंजन बेचा कि ये कोई अमेरिका ने इनको पैसे दिए हैं कि यहां खरीदो फरोख्त हो। ये लोकल यहां ये चल रहा था, ये कुछ नहीं था ना, ये अमेरिकन साजिश थी, नहीं ना। हम तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ही गलत है, वो तो बार बार साबित हो गया। लेकिन आप इतना तो मानते हैं ना कि ये मुदाखलत थी। वो क्या मुदाखलत थी? देखिए, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई कमेंट किए कि ये जो है हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो ये है। लेकिन ये देखिए, इट वाज अ कॉन्वर्सेशन। आपको जो कंस्पिरेसी की बात है वो आपके अपने एम्बेसडर ने भी रद्द कर दी। अब डोनाल्ड लू ने ऑन ओ देखें, पर्जरी लॉज अप्लाई करते हैं कांग्रेशनल हेयरिंग के ऊपर, और पर्जरी लॉज का ये उनके क्या है कि अगर आप झूठ बोलें कांग्रेस के सामने तो 5 साल सजा है। तो वहां ये स्टेटमेंट आ गई। फिर देखें, सबसे बड़ी बात ये, इससे खेलने की ऑडियो लीक पहले ही मौजूद है, उसको भी छोड़ दें। जो 50 इंटरव्यू इमरान खान ने किए इंटरनेशनल मीडिया में, वहां भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, कहा ही नहीं किसी को कि ये अमेरिकन कंस्पिरेसी है। तो अमेरिकन कंस्पिरेसी जो यहां मंजन लोकल लेवल पे बेचा गया, अभी भी ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं जी साइफर तो है, साइफर तो हकीकत है, हाँ है, लेकिन क्या कोई साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ? क्या अमेरिका ने यहां कोई इनिशिएट की कि नो कॉन्फिडेंस? अमेरिका आईनी मूवमेंट इस हद तक तो एहतजाज अमेरिका से होना ही चाहिए ना, कि अमेरिका कैसे कह सकता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जानी चाहिए? नहीं कह सकता। तो आप उसको कह रहे हैं भाई चुप हो जाओ, नहीं कहना, यही डिमांड था ना।
और ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक नॉर्मल रूटीन है। अगर मिसाल के तौर पे हम रशिया के पास जा रहे हैं या किसी और अपने इंटरेस्ट में, और वो किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो कहेगा ये नहीं करना। तो ये इसको, और फिर देखें आपने इसको लोकल सियासत में यूज करते हुए आपने जो किया, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया, आपने डीकोड किया उसको, और फिर आपने उसको मिसप्लेस किया। तो ये मैं समझता हूं कि ये आज इनका ये बयानिया तो पहले दफन हो चुका है। इलेक्शन तो नहीं दफन हुए ना आज, वैसे जो कल तहफुजात का इजहार हुआ है उसको, वो तो नहीं दफन हुए। तहफुजात तो इलेक्शन में आज के नहीं, 2013 के इलेक्शन में भी थे, 18 में भी थे, 2002 के भी थे, 97 में भी थे, ये चलते आ रहे हैं। देखें, ये तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक सियासी जमातें मिलकर बैठ के इन मामलात के ऊपर कोई हल नहीं निकाल। ठीक है, चलिए शैला साहबा, ये कल की जो मीटिंग थी ईवान नुमाइंदगान में, एक जैली कमेटी, डोनाल्ड लूड साहब उसमें आए, आप कैसे इसको देख रहे हैं इसके दो हिस्से करके? कि एक तो साइफर वाला मामला था, इस पर राना एहसान साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल साइफर भी एग्जिस्ट करता था, मुदाखलत भी हुई थी लेकिन साजिश नहीं थी, और दूसरा इस पे जो पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात पर बहुत ही तहफुजात का इजहार किया गया है, जिस अंदाज में ये हुए, गिनती में रुकावटों का जिक्र हुआ है और बहुत सारी चीजों का, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दो बातें आपने कही तो मैं भी ये कहूँगी कि ये जो इंतखाबात थे, इनको आप पुराने इंतखाबात से हटके नहीं देख सकते। अगर इस दफा EMS बैठा था तो पहले RDS बैठा, RDS से पहले जो है हम कहते थे कि ROs का इलेक्शन था, उससे पहले हमने कहा कि इलेक्शन ही क्या हुआ जब हमारी लीडर को। तो ये सारी चीजें, या उससे पहले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी गई, नैबजादे बना दिए गए। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले इलेक्शन, पिछले जो इलेक्शन थे 2018 के, उसमें रिजेक्टेड वोट की तादाद इतनी थी कि हैरान कुन थी। तो जैसे जैसे आपका माहौल पलूट होता जाएगा, लोग उसमें देंगे। तो ये भी एक मदाखलत कि आपके मुल्क के इलेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह जब ताकत आप किसी की तस्लीम करते हैं कि फलां ताकतवर मुल्क है, तो फिर ताकत की तो आदत होती है कि वो अपनी जगह को बढ़ाना है। तो मदाखलत और साजिश में फर्क है। एक दफा पहले भी मैंने मजाक में एक लाइटर मूड में कहा था कि मदाखलत ये है कि आप अपने पड़ोस के मामलात में इंटरफेरेंस कर दें, और साजिश ये है कि आप उनका घर तोड़ के अपना घर बसा दें। सही, ये एक उस दफा भी मैंने मजाक, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्हें, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को उस फोरम पर पाकिस्तान के इलेक्शन का डिस्कस होना भी एक मुदाखलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तो आते हैं, वो अपनी राय का इजहार भी करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उसमें ये बात कि इसकी तहकीकात की जाए, ये की जाए, ये भी एक तरह की मुदाखलत है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने मुल्क के मामला को बेहतर करें ना। आप अपने मुल्क के मामलात बेहतर ना करें और दूसरी तरफ हाथ पांव बढ़ाएं, उससे कहें तुम जो है वो IMF हमें पैसे ना दे, उससे कहें कि हमारी मदद करो, इससे कहें ये करो, तो आपके यहाँ लोग बोलेंगे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि ये भी मुदाखलत है। चलें, ये सही है। वलीद इकबाल साहब, ये पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमेरिका का कमेंट करना, कमेटी बिठाना, उस पर बात करना और पाकिस्तान में इस तहकीकात का मुतालबा करना, अमेरिका कौन होता है? ये भी मुदाखलत है? बिल्कुल नहीं जी, ये मैं आपको बता देता हूं क्या है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ के ममालिक, इस तरह के बहुत से जो बैनुल और इनसे मुंसलिक बहुत से जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, इनके वज़ा करदा कुछ उसूल हैं। क्योंकि ये ममालिक वो हैं जो मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं, और ये अपने सियासी, तजारती, इक्तसादी ताल्लुकात जब दूसरे मुल्कों से बनाते हैं, तो उसमें वो जो जिन अक़दार की वो बात करते हैं, वो उनको मशरूत करके ये करते हैं कि जी अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो कुछ ऐसी अक़दार हैं, और उन अक़दार का बार बार कल की जो है कांग्रेशनल हियरिंग उस पर नजर आया। और बल्कि यहां तक कि एक कांग्रेसमैन ने, जो टेक्सास वाले हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि जी आप इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते,
क्योंकि इसको आप खुद कह रहे हैं, डोनाल्ड डू को मुखातिब करके उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हालिया तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है, तो क्या आप इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? तो डोनाल्ड डू ने आगे से कहा कि नहीं जी, अमेरिकी की हुकूमत जो है वो दूसरी हुकूमतों को तस्लीम करने या ना करने के उसमें नहीं इन्वॉल्व होती। तो फिर उन्होंने आगे से मिसाल दी कि आप वेनेजुएला जैसे मुल्कों में और दूसरे केसों में जब ये करते रहे हैं कि जी हमारी जमहूरी ये अक़दार हैं और ये इस मुल्क में या फलां मुल्क में नहीं वो जो है वो उनका निफाज हो रहा, तो हम उन मुल्कों के साथ क्यों ईरान के ऊपर सैंक्शंस उन्होंने क्यों लगाई हुई हैं, बर्मा के ऊपर सैंक्शंस उन्होंने क्यों लगाई हुई हैं, दुनिया भर ने लगाई हुई हैं, क्योंकि वो उनकी अक़दार से मैच नहीं करते। यहां कल बात सारी यही हो रही थी। वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम इसके ऊपर तफ्तीश या तहकीक करवाएंगे, उन्होंने यही कहा है कि तहकीक पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक और अंदरूनी जो उनका मैकेनिज्म है उसके मुताबिक होने चाहिए। लेकिन इस बात का बरमला उन्होंने बार बार कहा है और एक कैटेगोरिकली चुन के बताया है कि कौन से इंसानी हकूक हैं। इज्तिमा का, पुरअमन इज्तिमा के ऊपर पामाली हुई, आज़ादी इजहार राय के हवाले से पामाली हुई, यहां तक ये बल्ले के छीने जाने के ऊपर उन्होंने बात की कि ये एक सियासी जमात को मफलूज करने के जो है हथकंडे इस्तेमाल किए गए, और ये सारी बातें हुई। तो ये गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें ये अमेरिका एक मुल्क है, बाकी और ममालिक भी बहुत से हैं जिन्होंने ये बात उठाई हुई है। उसके अलावा दुनिया भर के मीडिया ने, दुनिया भर की प्रेस ने ये कहते रहे कि 18 के इलेक्शन में ये हुआ, 13 के इलेक्शन में वो हुआ, 97 के इलेक्शन में ये हुआ, 2008 के इलेक्शन में होता रहे, 2018 के इलेक्शन में हम इसके विक्टिम हैं। और अगर उन्होंने जिन इंतखाबात के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो उसका विक्टिम बने थे, उन्होंने अपने जो तरीके इस्तेमाल किए वो किए होंगे, हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम अपने एतराज को, हम अपने मौक़िफ़ को वापस नहीं लेंगे, तो हम इससे बैक ऑफ तो करने नहीं वाले। और यस, टाइमिंग इसकी आप देखें कि उसी दिन कल के रोज इमरान खान साहब की तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई है कि इस इलेक्शन का एक आजादाना तरीके से ऐसे हुए जिस पर सवाल उठे हैं। तो इस इलेक्शन में और माजी के इलेक्शन में क्या फर्क है? आप इस इलेक्शन पे एतराज उठा रहे हैं, आपने 2018 के इलेक्शन पे एतराज नहीं उठाया था, हालांकि धांधली की शिकायत वहां पर भी थी। तो राना एहसान अफजल साहब का पॉइंट ये है कि फर्क क्या है इनमें? फिर इसमें फर्क मैं ये बताता हूं कि इसमें फर्क ये है कि जिसको धांधली का शिकार बनाया गया वो इससे बैक ऑफ नहीं करेगी। ये कहते हैं ना जी ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ये वो फिर उसी असेंबली के अंदर से खुद हुकूमत बनाई, और फिर जो हुकूमत बनाई और जो उनके पाकिस्तान के ऊपर जो अजाब मुसल्लत किया, महंगाई का, बैड गवर्नेंस का, अगर ये पिछले इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा थे, मैं ये कहता हूं और हम आज ये कहते हैं कि क्यों फिर किसी इलेक्शन कमीशन को, किसी निगरान हुकूमत को जो है सजा नहीं हुई, एहतसाब का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है, हम इसको पैदा करेंगे, हम इसको नाफिज करके दिखाएंगे, ये हमारा मौक़िफ़ है। सही, मैं बात करना चाहती जी, आप चलें शैला साहब से अगर आप इजाजत दें तो मैं पॉइंट ले लूं। कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बार बार एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हक में 2018 में इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उससे आपने मजाक उड़ाया। उस वक्त भी फॉर्म 45 नहीं मिले थे, उस वक्त भी पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए थे, उस वक्त भी RTS बैठा था, लेकिन क्योंकि आपके हक में था तो सब अच्छा था। मैं जो बार बार बात कर रही हूँ वो यही कह रही हूँ कि अगर यही होना है कि मेरे हक में अच्छा है तो सही है और दूसरे के हक में अच्छा आया तो मैं बस जोर से शोर मचाऊंगा, तो फिर ये वही मिसाल है कि कुछ बच्चों को एक हाथ भी लग जाए तो वो बहुत जोर से रोते हैं, आए 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 करके मोहल्ला, और कुछ लोग बर्दाश्त करते हुए आगे चलते हैं कि नहीं हम सिस्टम को सही करेंगे सिस्टम में रह के। तो बात वही है कि आप जो है ना सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। जब 2018 था उसमें भी यही हुआ था, यहाँ तक कि जब रिकाउंटिंग में गए, चाहे वो अब्दुल हकीम बलोच का केस हो, फैसल सालेह हयात का केस हो, या फमीदा मिर्जा के सामने जो लोग लड़े थे उनका केस हो, तो जब रिकाउंटिंग में उनकी काउंटिंग ज्यादा होने लगी तो उनको बंद करके रख दिया गया। तो उस वक्त आपको इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं नजर आया। तो जब आपके साथ हो तो सही है, जब दूसरे के साथ हो तो गलत है। आपकी तरफ झुके तो सही है, दूसरे की तरफ
गलत है। सही है। तो हमें बात वही करनी है कि जब आप खुद कमजोर होंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल इसमें ये भी है ना शाला साहबा कि क्या 2018 के इंतखाबात को हूबहू 2023 के 24 के इंतखाबात से कंपैरिजन किया भी जा सकता है या नहीं? क्या वैसे उसी बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मेरे चेयरमैन का रिजल्ट जो है 5 दिन रोका जाए और आज तक फॉर्म 45 न मिले तो फिर क्या बात की जाएगी? सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम इलेक्शन की शफाफियत पर बात कर रहे हैं। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया, इनफैक्ट कल आया था। ये तफसीली ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की शौकत महमूद बसरा वाले केस में, जिसमें उनको इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए थे इजाज़त लेने के लिए, उनको इजाज़त मिल गई थी और उसके बाद कल उसका तफसीली फैसला भी जारी हुआ। उसको कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि राना एहसान अफजल साहब फिर उसका जवाब दें कि क्या वाकई इतने शफाफ हुए हैं इलेक्शन और क्या वाकई अगर शफाफ नहीं हुए तो 2018 से इसकी मुमासलत बनती है। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो केस है शौकत महमूद बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें रिटर्निंग अफसरान के जो फैसला है उससे मुतालिक सख्त रिमार्क्स दिए हैं। इसमें कहा कि रिटर्निंग अफसर के लिए इंतहाई नामौजू है कि वो अपने इख्तियारात को इस अंदाज से इस्तेमाल करे जिससे इंतखाबी प्रोसेस को नुकसान पहुंचे। रिटर्निंग अफसरान को याद रखना चाहिए कि इलेक्शन में हिस्सा लेना हर फर्द का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से किसी फर्द की राह में रुकावट डाली जाए तो न सिर्फ वो इस फर्द से इसका बुनियादी हक छीनते हैं बल्कि वो आवाम की जानिब से ऐसे फर्द को वोट डालने का बुनियादी हक भी छीन लेते हैं। इसी फैसले में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी कानून और जवाबित को अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर मनमाने फिल्टरिंग मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया कि रिटर्निंग अफसर को अपने सवाबदीदी इख्तियारात को मंतकी और मुख्तात अंदाज से बुरुएकार लाना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, इसलिए इलेक्शन लड़ने के ख्वाह अफराद को सहूलत फराहम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद किसी शहरी की राह में तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रवैयों और उसूलों के खिलाफ है। तकनीकी रुकावटें डालना, क्या ये सब कुछ राना एहसान अफजल साहब इस इलेक्शन में नहीं हुआ? ये देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है ना। अदालतें जो हैं आईनी तौर पे आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे आज़ाद है। अगर आपको उससे कोई शिकायत है तो अदालतों का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आज़ाद होना चाहिए ना आईनी तौर पर। ये तो आरोज के सवाल उठ रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि कहीं अगर कोई बेजाब्ती है तो देयर आर लीगल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहां उसको आपको रिलीफ मिल जाता है। आप देखें, शौकत बसरा साहब ने इलेक्शन लड़ा, अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अदालत में जाएं। यही देखें, दुनिया भर में यही मैकेनिज्म होता है, यहां भी यही मैकेनिज्म है। जाएं अदालतों में जाएं। अगर देखें, गए ये इनकी मखसूस नशिस्तों का मसला था, खुद गए पेशावर हाई कोर्ट, उधर से आ गया फैसला। अब अदालत का फैसला तो मानना है ना। मैं मान रहा हूं जो आपने फैसला पढ़ा, ठीक कहा अदालत ने, अच्छी बात है। इस मुल्क में अदालतें आजाद हैं। आपको इशू है, कंसर्न है, जाए अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, आपको इंसाफ मिल जाएगा। अगर आप सच्चे नहीं मिलेगा तो नहीं, अगर एविडेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या अब इसको बुनियाद बना के इलेक्शन है, उसमें 2024 के इलेक्शन में ये फॉर्म 45 में जिस तरह से टैंपरिंग होकर मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं और इलेक्शन कमीशन के पास कोई अगर अपने फॉर्म 45 लेकर जाता है तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जी हम तुम्हारे फॉर्म 45 को नहीं मानते, हम अपने फॉर्म 45 को मानेंगे जो हमने अपलोड किए हैं। ये 2018 में भी हुआ था। देखिए 2018 में ये हुआ था, मैं बताता हूँ 2018 में क्या हुआ था। 2018 में जो आर्म्ड पर्सनल थे वो हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे और उन्होंने पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला और फिर वहां जो रद्दोबदल करनी थी वो फॉर्म 45 में ही कर दी। तो वो फॉर्म 45 के अंदर जो भी गेम हुई बेहतर तरीके से मैनेज किया गया। मैं तो कहूंगा इस दफा भौंडे तरीके से मैनेज किया गया। नहीं देखें, मैनेजमेंट की सलाहियत पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कोई मैनेजमेंट इस दफा हुई है। देखें, अगर कोई हुई है तो शवायद लेके चले जाए अदालतों में। लेकिन तब आप पूछ रहे तब क्या हुआ था? तब ये हुआ था जो मैं आपको कह रहा हूं। उसके साथ साथ देखें, जो प्री पोल हमारे 35 जो शेर के निशान पे लोग गए थे उनको जीप के निशान में बदल दिया गया। हमारे लीडरशिप को सारों को, मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, मरियम नवाज को जेल में डाल दिया और जो बिल्डअप वो सारा जो उस वक्त हमारे खिलाफ नैब भी मुतहरिक थी
और इलेक्शन से पहले नैब ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। तो वो सारे मामला थे और था क्या, पनामा से कामा, तो सारे जाली केसेस। तो उसमें आपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड भी तो कहा था ना। नहीं, लेकिन आज आप क्यों नहीं फिर सिलेक्टेड कह रहे हैं? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तब पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी जिसने 2018 के इलेक्शन का जायजा लेना था, उसको लीड पीटीआई कर रही थी। वो कमेटी नहीं चली, वो इन्होंने चलने ही नहीं दी। हम इनको कहते हैं आ जाए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के ऊपर जो है डिबेट भी हो जाएगी, बहस भी हो जाएगी, मिलके अगर कोई रिफॉर्म्स करनी है। अगर आपका ये आर्गुमेंट मान भी लिया जाए कि 2018 और 2024 के इलेक्शंस एक जैसे हैं, तो फिर जिस तरह से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, मैं तो नहीं कह रहा इमरान खान, ये तो आप कह रहे हैं ना जैसे वो मशकूक थे, ऐसे ये भी मैं कह रहा हूं इनके जो इतराजात हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनके जो भी इतराजात हैं, अगर उसमें जान में भी थे, नहीं, अगर उसमें जान है तो हमें कहा इन्होंने भेजा था 2018 में? हम ट्रिब्यूनल्स ही गए थे ना, अदालतों में ही गए थे। तो जाए, जो इन्होंने हमारे लिए रास्ता तयन किया था जब ये हुकूमत में थे, वही रास्ता आज अवेलेबल है, कोई मुख्तलिफ तो नहीं है ना। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए जी, शैला साहबा कुछ आप ऐड कर रही हैं पॉइंट? मैं ये कह रही हूँ कि इस टेक्निक ही आपने लफ्ज इस्तेमाल किया जी, ये सब नहीं हुआ। क्या 3P से 4P बनना ये मसाइल में डालने वाली बात नहीं थी पॉलिटिकल पार्टी को? ये बातें जो है अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज्यादा वो है तो आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, आप इसको ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो शैला साहबा, क्या जो इलेक्शन के अंदर होने वाली बेजाब्तगियां हैं उनको इसलिए तस्लीम कर लिया जाना चाहिए कि पिछले इलेक्शन में भी बेजाब्तगियां मौजूद थी? देखिए, ये बात जो है ना बड़े खुल के मेरे चेयरमैन ने असेंबली में उन्होंने कहा कि मैं सेकंड टाइम एनए पे आया हूँ और उसमें इस साइड खड़ा था जहां आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खड़ी है, और वहां पे हम फॉर्म 45 की बात कर रहे थे और हमारी जगह पे खड़े हुए ये लोग हंस रहे थे और मुझे आज तक फॉर्म 45 नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं दावत देता हूँ कि आइए हम पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, ताकि जब आने वाला इलेक्शन हो तो हमें ये शिकायत ना। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वलीद इकबाल साहब, हम हमेशा रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम भी इतना बुरा नहीं है अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। आप इससे अच्छा भी सिस्टम बना लें और उस पर अमल दरामद ही ना हो, चाहे वो 2018 हो या 2024 हो, तो सिस्टम बनाने का तो कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जी, मैं आपसे मुकम्मल एग्री करता हूं और आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। मैं आपको दाद भी इसकी देना चाहता हूं, खासतौर पे जब आपने वो साइफर वाली बात के ऊपर जो इनसे राना साहब से बात की और आपने वकील की तरह जिरा की कि जी मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क होता है और वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान ने किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डीमार्च हुआ और 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी उसके ऊपर और इसकी मजम्मत की गई और इसको अनएक्सेप्टेबल कहा गया कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई है डोनाल्ड लू की तरफ से अमरीकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि इसमें एक नया रिफॉर्म लगाएंगे तो इसको कहते हैं ना जिच करने के या उसको जायल करने के नए तरीके ढूंढ लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन के जरिए और निगरान हुकूमत के जरिए हम। और ये जो तशबीह शाला रजा साहिबा ने दी है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये बच्चे रो रहे हैं और उस वक्त हम रो रहे थे और अब ये बच्चा रो रहा है। मैं तशबीह ये देता हूं कि भाई अगर आप कहते हो 2018 में आपके घर पर डाका पड़ा और आपसे डाकू नहीं पकड़े गए, तो हम ये कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारे घर में डाका पड़ा है, हमने डाकुओं को दबोच लेना है और हमने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। क्योंकि बात सारी ये है, रिफॉर्म्स आप जितने मर्जी कर लें, जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाले इदारे, जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली हुकूमतें होती हैं, अगर उनमें एहतसाब का खौफ नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, उनको सजा नहीं होगी, ये रिफॉर्म्स कुछ नहीं जो है अचीव करेंगे। और आपको एक रिफॉर्म्स की बात अगर आप कर रहे हैं ना, तो इसको मैंने तो जब मैं सियासत में आया था 10-11 साल पहले, मैंने पहली चीज यही सुनी थी, क्योंकि मैं भी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ा था, कि जी असल धांधली 5 बजे के बाद शुरू होती है। तो बात सारी ये है कि हमने तो उसको रिफॉर्म इस तरीके से किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की हमने बाकायदा तरमीम कर दी थी और हमने इस सारे मसले को इधर पोलिंग खत्म, इधर आप बटन दबाएं और रिजल्ट निकल आता है।
और उसको अगर क्रॉस चेक करना है तो हर वोट का जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट हुआ है उसका पेपर ट्रेल भी मौजूद होता है, क्योंकि पेपर बैलेट जो है वो बैकअप के तौर पे बैलेट बॉक्स के अंदर जाता है। पीडीएम जमातों ने आके सबसे पहले उसी अमेंडमेंट को जो है वो मनसूख किया और हम यहां आज खड़े हैं। बहरहाल जी, हमने इस मौक़िफ़ से बैक ऑफ नहीं करना। हमें जो फोरम अवेलेबल है वो पार्लियामेंट के अंदर हो, वो पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज और मुजाहरे के जरिए हो, वो सड़कों के ऊपर और बाहर, वो भी हम अदालतों के अंदर जो है, और कल सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए वो पिटीशन की गई है सारे दलाइल देके किस तरह ये जो है खुली वारदात हुई इलेक्शन के ऊपर। हम इससे बैक ऑफ नहीं करेंगे, हम इसको इसके मंतकी अंजाम तक एक पार्टी लेके जाएगी। भले माजी में ये कहते रहे और ये बहाना यही बनाते रहे कि जी ये 24 के इलेक्शन में जो आप आज शिकायत कर रहे हैं 18 में वो कर रहे थे और 13 में कोई और कर रहा था। हम आज अगर शिकायत कर रहे हैं, हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिसमें ये सब नाकाम हुए थे। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं एक दो और इश्यूज पर जाने से पहले वलीद इकबाल साहब आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूं। आप पर इस वक्त इल्ज़ाम यह है आपकी जमात पर कि आप सिस्टम को चलने नहीं दे रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये शिकायत हर मरतबा किसी ना किसी पार्टी को होती हैं, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं और पार्लियामान चलता है, लेकिन आप हर तरफ एहतजाज की बात कर रहे हैं, रुकावट बने हुए हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? देखें जी, हमने एक पेशकश की हुई है, आप ये मत समझें और इनकी बातों में मत आएँ कि जी हम बिल्कुल वो वाला रवैया इख्तियार किया हुआ है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। हमने तो पहले असूलन तो हमने कहा था कि 30% हल्के जो हैं उनका ऑडिट होना चाहिए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, जिसमें 2 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे और जिसका फार्मूला पाकिस्तान के अंदर ही आज़ाद इदारों ने दिया हुआ है, फाफन ने दिया है, पैटर्न ने दिया है। लेकिन हम उसको भी रोल बैक करके हमारी पेशकश में 3 सिर्फ मुतालबात हैं। नंबर 1, 10 हल्कों का ऑडिट कर लें। नंबर 2, सियासी कैदियों को रिहा करें। नंबर 3, पुरअमन इज्तिमा के ऊपर क्रैक डाउन ना करें। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप हमसे तवक्को कर रहे हैं, मैं काफी मरतबा आपके चैनल पे शायद पहली मरतबा बोल रहा हूं कि हबीब जालिब का शेर है, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो क्या तवक्को आप हमसे कर रहे हैं कि जो पॉलिसी चलती आ रही थी निशान छीनने के साथ, तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा को अगवा करने, कागजात फाड़ने, कैंपेन ना करने देने, पोलिंग तक जो हुआ, फिर पोलिंग के बाद जो हुआ, पॉलिसी बदल ही नहीं रही। मैं तो कह रहा हूं, जो पॉलिसी बदल नहीं रही तो हमसे कोऑपरेशन की क्या तवक्को हो सकती है? सही है। क्रैकडाउन्स जो हैं वो जारी हैं। हम एक पुरअमन इज्तिमा करते हैं, हमारे लीडर्स को पकड़ के पुलिस की स्क्वाड कार्स में बिठा के जेल ले जाते हैं, और अभी तक तो मुझे कोई किसी किस्म का वो कोई ठहराव, कोई थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है रियासती जबर जो है। और ये पीडीएम पार्टी उसका पूरा पार्ट एंड पार्सल है, और फिर हमें कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करें। हमने मुतालबात पेश किया है, बताएं वो करेंगे उस पर या नहीं करेंगे। ये बेनिफिशियरीज हैं उस बदउनवानी के, मुझे तो नहीं लगता कि ये करेंगे। बल्कि वो उठा के केयर टेकर लोग जो हैं वो सारी उसकी स्पिरिट, केयर टेकर लोगों को उठा के सेनेट में ला रहे हैं, कैबिनेट में लेके आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। ये केयर टेकर्स थे एक दिन, मजाक बनाया हुआ है आइन का, मजाक बनाया हुआ है सिस्टम का। मतलब क्या हमसे तवक्को कर सकते हैं? सही है। लेकिन एक तरफ राना एहसान साहब आप ये दावत दे रहे हैं कि आइए बैठिए सिस्टम को आगे लेकर चलें, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पंजाब में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नहीं एक हुकूमत दूसरे हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। आज तो बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा भी है कि मुझे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कि इनको शराफा की जबान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, या हम बहुत कमजोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामलात में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, ये चाहते हैं ये बात, और हम इस चीज से गुरेज कर रहे हैं, बार बार गुरेज कर रहे हैं। तो अगर इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार करो। तो ये एक तरफ आप मुसालहत की दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये हो रहा है। नहीं देखें असद साहब, 10 हल्के ना खुलवाएं, आप 100 हल्का खुलवाएं, या जहां जहां आपको शिकायत है वो खुलवाएं। खोलना ECP ने है, खोलना अदालतों ने, हुकूमत ने नहीं खोलना। देखें पॉलिटिकल विक्टिम्स को आज़ाद करें,
भाई हमने तो नहीं, वो अदालती कार्रवाइयों के अंदर जो है वो अभी अपने ड्यू प्रोसेस में चल रहे हैं, और हम तो समझते हैं कि 9 मई के जो सान्या था उसके जो किरदार थे उनको सजाएं होनी चाहिए। ये मजाक अब और नहीं चल सकता है इस मुल्क में कि आप पाकिस्तान की रियासती अदारों के ऊपर हमलावर हो जाएं, आप घिराव जलाओ करें और फिर आप कहें कि ये जी पॉलिटिकल विक्टिम्स को आज़ाद करें। अभी तक सजाएं नहीं हुई, अदालतें सुस्त हैं हमारी, अदालतों को जो है इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई भी आदमी उसके अंदर मुलव्वस है तो मैं तो समझता हूं उधर माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उधर बिल्कुल जो है। और बाकी देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप इजाज़त लें और एहतजाज करें। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो आप जाएं अदालतों में जाके इजाजत लें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर कोई इजाजत मांगता है तो हुकूमत को इजाजत दे देनी चाहिए, आईन और कानूनी तौर पर, आईन और कानून के मुताबिक देनी चाहिए इजाजत। लेकिन अगर किसी वजह से, मैं तो नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के बिहाफ पे मैं तो नहीं बोल सकता, अगर इनको मिसाल के तौर पे नहीं इजाजत मिलती और तो जाएं अदालत के पास। नहीं, देखें, अगर ये मुल्क को देखें, इन्होंने ये एक तारीख है, इनके अरेस्ट वारंट आता था इनका तो ये आगे से पथराव करना शुरू कर देते थे, पेट्रोल बम मारना शुरू कर देते थे। तो इस जमात का इंतशार फैलाने का अब इतना बड़ा पलंदा बन चुका है, चाहे पीटीवी पे हमला हो, असेंबली पे हमला हो, ओवरऑल जलाओ घिराओ, मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ हो, 9 मई का वाकया हो, तो बिल्कुल ये इनको इजाजत लेके एहतजाज करना चाहिए, वरना इस जमात से तो कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है। बाकी असेंबली में आए, बातचीत करें, वहां से रस्ते निकलेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए शैला रज़ा साहबा कि आसिफ अजीज जरदारी साहब ने सदर बनने के फ़ौरन बाद चंद ही दिन के अंदर पहले पाक लेन रेफरेंस में एक सदारती इस्तिस्ना दायर कर दिया कि जी हमें अब ट्रायल नहीं किया जा सकता क्योंकि सदारती इस्तिस्ना हासिल है। आज छठा वाटर सप्लाई वाला जो केस है उसमें भी सदारती इस्तिस्ना मांग लिया है। तो केसेस को क्या तकनीकी बुनियादों पर अब सरंजाम दिया जाएगा? पहले भी ऐसा हुआ, जब पहले सदर जरदारी साहब आए थे पावर में, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब ने केसेस, उनके स्विस केसेस अकाउंट्स वो नहीं खुलने दिए और ख़त भी नहीं लिखा कि जी नहीं इस्तिस्ना हासिल है, मैं सदर के खिलाफ नहीं लिख सकता। तो यही हिकमत अमली रहेगी? पहली बात तो ये है कि जब वो सदर नहीं थे वो गिरफ्तार भी हुए, जब वो सदर नहीं थे वो जेल में भी रहे, पीटीआई दौरे हुकूमत। और जो अब इस्तिस्ना है तो वो तो एक आईनी इस्तिस्ना है, सिर्फ पाकिस्तान ही के आइन में नहीं है, दुनिया के बेशतर ममालिक के आइन में ये इस्तिस्ना सदर को हासिल है। हमने तो नहीं कहा कि आप स्पीडी ट्रायल ना करें, बहुत अरसे तक वो सदर नहीं थे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक बात है कि गंडापुर साहब ये कहें कि आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, आप वजीर आला बने, जरदारी साहब सदर रह चुके थे, लेकिन उन्होंने कानून पे आके, पता था कि गलत गिरफ्तार किया जा रहा है, पता था कि एक क्रेजी आदमी जो है वो जुनून में मुब्तला है कि अपने मुखालिफ को छोड़ूंगा नहीं। फरियाल साहब ने भी गिरफ्तारी और सब गिरफ्तार हुए। तो ये हुकूमत ये केस नहीं चला रही है, पहले से अदालत में मौजूद है, अपने आप को क्लैरिफाई करें और एक कानून की पासदारी करने वाले चीफ मिनिस्टर भी बन के दिखाएं और पॉलिटिकल वर्क। जी वलीद इकबाल साहब, कैसे सिस्टम आगे चलेगा? फाइनल आपके कमेंट सर। मैंने तो आपको अर्ज कर दिया है कि मुतालबात हमने पेश कर दिए हैं और कोई पॉलिसी में चेंज जो है हमको नजर नहीं आ रही, इसलिए हम अपना मुजाहमत और हम अपना, जिसको कानून में एक लफ्ज होता है परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर, यानी कि मुसलसल हमारा एतराज जो है उसमें कोई ठहराव नहीं आएगा कि ताकि ये किसी को तासुर ना मिले कि हमने तस्लीम कर लिया है इस खुली वारदात को जो आवाम के मैंडेट के ऊपर हुई। हम आवाम के साथ खड़े हैं। जहां तक 9 मई का ताल्लुक है उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए और तफरीक होनी चाहिए उन लोगों में जिन्होंने तशद्दुद और जलाओ घेराव और लूटमार की और जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया और किसी तनसीबात के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हुए, वो बाहर बैठे रहे या एहतजाज करते रहे पुरअमन तरीके से, उनमें तफरीक होनी चाहिए। बहरहाल मैंने कहा है ना, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है। बिल्कुल ठीक, सही है, सही है। चलिए आप उसके मुताबिक चलेंगे। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, राना एहसान अफजल साहब और शैला रज़ा साहब, प्रोग्राम में करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।